नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इग्नू वाला में। आज मैं आपको कराने वाला हूं एमपीएससी कोड 003 एमपीएससी कोड 03 एमपीएससी कोड 03 जिसका नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक विचार। पश्चिमी राजनीतिक विचार। पश्चिम के राजनीतिक विचार किस किस तरह से हैं, कैसे कैसे कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें एक्चुअली बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की गई हैं जो कि एक पेड नोट्स में आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो इसलिए हम इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, चीज़ों को स्किप कर करके पढ़ेंगे। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे, बाकी चीज़ें हम स्किप कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा राजनीतिक चिंतन को राजनीतिक सिद्धांत तथा राजनीतिक दर्शन से कैसे अलग किया जाता है। इनको कैसे अलग किया जाता है वो चीज देखेंगे हम। पहले हम क्या करेंगे, इसके अंतर को समझ लेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, फिर हमें पता चल जाएगा इसको कैसे कैसे अलग हम कर सकते हैं। राजनीतिक चिंतन क्या होता है सबसे पहले वो देखेंगे। राजनीति से जुड़े मूल्यों और विश्वासों की सामान्य प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, इसमें विचार विमर्श किया जाता है, बहस की जाती है राजनीतिक मुद्दों पर या शासन प्रशासन की बातों पर, उनसे जुड़े मुद्दों पर बहस की जाती है। किसके द्वारा? व्यक्तियों द्वारा, समूहों द्वारा, समुदायों द्वारा। ये चीज़ क्या कहलाती है? हमारी राजनीतिक चिंतन कहलाती है। और दूसरा, ये अमूर्त होता है और व्यापक होता है। इसमें नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे मौलिक प्रश्नों पर विचार किया जाता है। किन किन चीज़ों पर विचार किया जाता है? न्याय पर, स्वतंत्रता, समानता, इस तरह के मौलिक प्रश्नों पर यहाँ पर विचार किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। एक इसका क्या है, नागरिक होने का क्या मतलब है, इस तरह की बातें इसमें की जाती हैं। नागरिक होने का क्या मतलब है, नागरिक क्या क्या कर सकता है, क्या क्या उसे करना चाहिए, इस तरह की बातें इसमें की जाती हैं। राजनीतिक सिद्धांत आ जाता है अब दूसरा। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? यह राजनीतिक चिंतन का एक व्यवस्थित और तार्किक रूप है। राजनीतिक सिद्धांत क्या हुआ? राजनीतिक जो राजनीतिक चिंतन था उसका एक व्यवस्थित और तार्किक रूप है। इसमें तर्क भी जुड़ जाता है। इसमें विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्थाओं और प्रक्रियाओं का विश्लेषण और मूल्यांकन शामिल होता है, जिसमें कि अनुभवजन्य साक्ष्य मतलब अपने अनुभव के आधार पर और तार्किक तर्क के आधार पर ये चीजें आधारित होती हैं। एक उदाहरण देख लेंगे इसका हम। उदाहरण क्या होगा इसका? लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां क्या क्या है। उसमें क्या था, नागरिक क्या है, सरकार क्या है, उसको कैसा होना चाहिए, थोड़ी आदर्श बातें की जा रही थी। इसमें क्या है, लोकतंत्र की ताकत क्या है और कमजोरियां क्या है। ठीक है, इस तरह की इसमें बातें की जा रही हैं। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक दर्शन को देख लेते हैं। राजनीतिक विचारों और मूल्यों की मूलभूत प्रकृति की पड़ताल करता है। ये एक तरह से उसको एनालाइज करता है, वो चीज़ है। इसमें क्या होता है, नैतिकता, ज्ञान मीमांसा मतलब ज्ञान को जानने की जो इच्छा होती है या कहें कि ललक होती है वो चीज़। अस्तित्ववाद जैसे दार्शनिक विषयों को राजनीति पर लागू करना शामिल होता है। इस तरह के विषयों को राजनीति पर लागू किया जाता है, राजनीति को उनके साथ कंबाइन करके पढ़ा जाता है, समझा जाता है। यह भी अमूर्त है पर सैद्धांतिक होता है। अमूर्त है पर सैद्धांतिक होता है। मौलिक प्रश्नों पर बहस शामिल होती है इसमें। एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या न्याय एक वस्तुनिष्ठ अवधारणा है या वास्तविक या व्यक्तिपरक अवधारणा है? न्याय वस्तुनिष्ठ अवधारणा है या व्यक्तिपरक अवधारणा है? इसमें इस तरह की बातें यहाँ पर की जाती हैं। दूसरा आता है हमारा राजनीति तथा सरकार के स्वरूपों पर निकोलो मैकियावेली के विचारों की हमें विशेषताओं का वर्णन करना है, उसकी विशेषता बतानी है। राजनीति और सरकार पर उसके विचार कैसे थे? किसके? निकोलो मैकियावेली के विचार। देख लेते हैं इसके बारे में। ये क्या थे निकोलो मैकियावेली? ये एक यथार्थवादी थे, यानी कि तर्क पर ज़्यादा जोर दिया करते थे। ये उनकी एक विशेषताओं में से एक था, जो कि क्या थे? यथार्थवादी थे और तर्क पर ज़्यादा जोर दिया करते थे।
यथार्थवादी थे। उनका मानना था कि राजनीति यथार्थवादी दृष्टिकोण की मांग करती है, आदर्शवादी कल्पनाओं की नहीं। मतलब तर्क पर आधारित होती है, आदर्शवादी कल्पनाओं पर आधारित नहीं होती। जैसे आदर्शवादी कल्पना क्या है, जैसे राम राज्य की बात की जाती है, उसमें क्या होता है, सभी लोग खुद से ईमानदार रहेंगे, सब अपना काम ईमानदारी से करेंगे, कोई किसी से बेईमानी नहीं करेगा। जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं देखा जाता, लोग बेईमानी भी करते हैं और अपना काम ईमानदारी से नहीं भी करते। तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, वास्तविकता से रिलेट किया जाता है। मानना क्या था उनका, शासकों को मानव स्वभाव की वास्तविकता को समझना चाहिए जो कि स्वार्थी और भ्रष्ट होते हैं। मानव समाज की वास्तविकता एक्चुअल में क्या होती है, मानव स्वार्थी भी होते हैं और भ्रष्ट भी होते हैं वास्तविकता में। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। दूसरा है शक्ति पर ध्यान केंद्रित। इसमें क्या कहा जाता है, राजनीति में शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, शक्ति को केंद्र में रखा जाना चाहिए। यदि कोई शासक या फिर कह लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी के सापेक्ष में भी अगर बात की जाती है, यदि वो शासन वो उसके पास शक्ति है, शासन की शक्ति है, वो सत्ता में है, तो उसे सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करना चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसको सत्ता में बने रहने के लिए करना चाहिए। और सत्ता प्राप्त करनी चाहिए, बनाए रखनी चाहिए, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। सत्ता प्राप्त भी करनी चाहिए और सत्ता को आगे बनाए भी रखना चाहिए, सत्ता को विस्तारित भी करना चाहिए, उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। तीसरा पॉइंट हमारा आता है लक्ष्य साध्यता। इसको देखते हैं, लक्ष्य साध्यता में ये क्या कहते हैं, परिणामों पर विश्वास करते थे, नैतिकता पर नहीं। परिणामों पर विश्वास करते थे कि जो भी काम हम करते हैं उसके परिणाम कैसे आते हैं, नैतिकता पर यहाँ पर विश्वास नहीं किया जाता। उनका मानना क्या था, शासकों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी उपायों को अपनाना चाहिए, सभी उपायों का उपयोग करना चाहिए, साम दाम दंड भेद जैसा कि कहा जाता है हमारे भारत में। भले ही वे अनैतिक ही क्यों ना हो, भले ही वे अनैतिक ही क्यों ना हो, गलत काम ही क्यों ना हो, पर उन्हें वो करना चाहिए। क्रूरता का औचित्य, अब आ जाता है क्रूरता का औचित्य। इसका एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एक शासक जो कुछ भी करता है उसका मूल्यांकन परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि उसके इरादों के आधार पर। उसने जो कुछ भी किया, इरादे अच्छे थे बुरे थे मैटर नहीं करता, उसका परिणाम कैसा आया, अच्छा आया बुरा आया, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ये कहता है। मैकियावेली का मानना क्या था, शासकों को आवश्यकता पड़ने पर क्रूर भी होना चाहिए, और ना अगर क्रूर होने की आवश्यकता ना हो तो उन्हें नॉर्मल भी रहना चाहिए। उनका मानना था भय क्या है, शासन का एक प्रभावी उपकरण होता है। भय जो है शासन का प्रभावी उपकरण होता है। वो क्या मानते थे कि शासक को जरूरत पड़ने पर क्रूर भी होना चाहिए, जिससे कि पब्लिक में भय बना रहे शासक के प्रति। और भय क्या होता है, उन्होंने क्या बताया, भय क्यों बना रहना चाहिए, क्योंकि भय एक शासन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग होता है, उससे सब लोग अपने कायदे में रहते हैं और क्राइम वगैरह उसके कारण कम होते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में शास्त्रीय परंपरा। शास्त्रीय परंपरा को इसको हम सीधे सीधे मान सकते हैं पुरानी परंपरा। कोई भी पुरानी परंपरा होती है उसको शास्त्रीय परंपरा में काउंट किया जाता है। शास्त्रीय परंपरा की प्रासंगिकता की व्याख्या करनी है हमें। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में शास्त्रीय परंपरा की क्या क्या प्रासंगिकता है, वो कितनी चीज़ें प्रासंगिक हैं कितनी नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर हमें बात करनी है। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में देख लेते हैं हम शास्त्रीय परंपरा, जिसे प्राचीन यूनानी और रोमन दर्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पश्चिम के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, पश्चिम के सापेक्ष में बात हो रही है, इसको प्राचीन यूनानी और रोमन दर्शन भी कहा जाता है। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की नींव भी है, जो कि ये क्या है 2500 साल पुरानी है, उससे भी अधिक पुरानी है, 2500 साल से अधिक पुरानी है, लेकिन आज भी क्या है प्रासंगिक देखने को मिलती है, क्योंकि यह मौलिक राजनीतिक विचारों और प्रश्नों से संबंधित है जो अभी भी महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे मौलिक राजनीतिक विचार और प्रश्न हैं जो कि आज भी महत्वपूर्ण होते प्रतीत होते हैं हमें, उनसे ये संबंध रखती है, इसीलिए ये आज भी कारगर कहलाती है। पहला पॉइंट इसका क्या आता है यहाँ पर, नैतिकता और न्याय। किस तरह से ये प्रासंगिक है देखते हैं। पहला पॉइंट क्या आता है, नैतिकता और न्याय। शास्त्रीय विचारक नैतिकता और न्याय की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। न्याय और नैतिकता की
प्रकृति पर वो विशेष प्रश्न उठाते रहते हैं। ये गुणों के महत्व पर बल देते हैं, जैसे कि साहस होना चाहिए, न्याय और संयम होना चाहिए राज्य में। इन चीजों पर ये क्या करते हैं, बल देते हैं। दूसरा आता है हमारा सरकार के रूप। सरकार के रूप किस किस तरह के होने चाहिए उसकी के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर विभिन्न सरकारी रूपों के गुणों और दोषों पर विचार करते हैं, जैसे कि लोकतंत्र, राजतंत्र या सर्वसत्तावाद। लोकतंत्र, राजतंत्र या सर्वसत्तावाद, ये इस प्रकार के यहाँ पर सरकार के गुण हो सकते हैं। आज भी देश विभिन्न प्रकार की सरकारों का चुनाव करते हैं, जैसे कि और शास्त्रीय विचार इन विकल्पों का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। जिस भी सरकार का चुनाव किया जाता है पब्लिक के द्वारा, जो भी जनादेश होता है, जो भी सरकार बनती है, जिस भी प्रकार की सरकार बनती है, उसका मूल्यांकन किसके प्रकार भी किया जा सकता है, शास्त्रीय विचारों के द्वारा भी इनका मूल्यांकन किया जा सकता है। तीसरा है नागरिकता और भागीदारी। नागरिकता और भागीदारी की यहाँ पर बात होती है। ये क्या करते हैं, नागरिकता के महत्व और राजनीतिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी पर बहस करते हैं या उस पर बल देते हैं। आज भी लोकतंत्र मजबूत नागरिक समाज पर निर्भर करता है। जैसा कि हमें देखने को मिलता है, यदि नागरिकों की भागीदारी की बात होती है, उनकी नागरिकता के महत्व की बात होती है, तो उससे क्या होता है, लोकतंत्र को मजबूती मिलती है, लोकतंत्र को बल मिलता है। और शास्त्रीय विचार हमें नागरिक होने का क्या अर्थ है ये समझाने में भी मदद करते हैं। ठीक है, कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद करते हैं, और इसी तरह से और भी चीजें आगे बढ़ती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हैं। हमें राजनीतिक चिंतन के बारे में बताना है, एक तरह से उसकी डेफिनेशन बतानी है, उसके बारे में बताना है, ये चीज़ें कैसी कैसी होती हैं, क्या क्या कैसे कैसे काम करती हैं। ये क्या है, एक व्यापक दृष्टिकोण है। ठीक है भाई, राजनीतिक चिंतन विचारों, मूल्यों और विश्वासों की एक जटिल प्रक्रिया है, जो कि किन किन चीज़ों पर बात करता है, जो कि राज्य के बारे में बात करता है, शासन, समाज और राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित होता है, या इन चीज़ों के बारे में वो बात करता है। यह व्यक्तियों, समूहों और समुदायों द्वारा क्या करता है, राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श और बहस को दर्शाता है। जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक चिंतन, उन सब के बारे में यहाँ पर बात हो रही थी, जहाँ पर उसमें देखा था, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। राजनीतिक चिंतन कई रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे कि दार्शनिक ग्रंथ। बहुत सारे प्राचीन दार्शनिकों ने क्या करा, उस पर बहस की है, उस पर ग्रंथ लिखे हैं, उस पर बातें की हैं, जैसे प्लेटो ने, अरस्तु ने, मैकियावेली, हॉब्स, रूसो, जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे आदि प्राचीन विचारकों ने क्या करा, इस पर राजनीतिक व्यवस्थाओं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों जैसे मौलिक प्रश्नों पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहस की है इन विषयों पर। दूसरा आ जाता है हमारा राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत इनका क्या कहता है, यह व्यवस्थाओं, संस्थाओं, प्रक्रियाओं का व्यवस्थित विश्लेषण और मूल्यांकन करता है। इसका सिद्धांत क्या करता है, इन चीज़ों का मूल्यांकन करता है, इनको एनालाइज करके देखता है ये चीज़ें सही हैं, नहीं हैं, या फिर कैसे सही हो सकती हैं, उनके बारे में भी ये बताता है। तीसरा आता है हमारा राजनीतिक विचारधाराएं। ये विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्थाओं और नीतियों के समर्थन में व्यापक विश्वास प्रणालियां प्रदान करता है। कैसे, ये क्या करता है, विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्थाओं और नीतियों के समर्थन में, जो भी नीतियां बनाई जाती हैं उनके समर्थन में व्यापक विश्वास प्रणालियां यहाँ पर प्रदान करता है या उनके बारे में बताता है। चौथा पॉइंट है यहाँ पर राजनीतिक कार्यकर्ता। वे सामाजिक बदलाव लाने के लिए राजनीतिक प्रणालियों और नीतियों को क्या करते हैं, प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, वो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, वो क्या करते हैं, सामाजिक बदलाव लाने के लिए राजनीतिक प्रणालियों और नीतियों को प्रभावित करते हैं, अपने अपने तरीकों से उनको प्रभावित करते हैं। तीसरा आ जाता है सामान्य नागरिक। पांचवा आ जाता है यहाँ पर सामान्य नागरिक। ये क्या करते हैं, चुनावों में भाग लेते हैं, राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करते हैं। कैसे, चुनावों में भाग लेकर उनको वोट देना है नहीं देना, किसको जिताना किसको हराना, उस तरह से राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करते हैं। सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाकर राजनीतिक चिंतन में योगदान करते हैं। ठीक, अपने सार्वजनिक जीवन में अपना 100% देकर या जो भी है अपनी दक्षता से काम कर वो क्या करते हैं, राजनीतिक चिंतन को प्रभावित करते हैं या उसमें अपना योगदान देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक चिंतन
के मध्य हमें अंतर स्पष्ट करना है, उसके बारे में हमें बताना है इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, पहला देख लेते हैं हम इनके बीच में किस किस तरह के अंतर हो सकते हैं, वो देख लेते हैं। पहला है व्यापकता में इनकी दोनों में किस किस प्रकार का अंतर है। राजनीतिक चिंतन क्या होता है, व्यापक और अमूर्त होता है। राजनीति से संबंधित सभी विषयों को क्या करता है, शामिल करता है ये अपने अंदर, जैसे कि नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता आदि विषयों को ये इसमें शामिल करता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आदि विषयों को। जबकि राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, अधिक विशिष्ट होता है, व्यवस्थित होता है, जो कि राजनीतिक व्यवस्थाओं को, संस्थाओं को और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी हो, प्रक्रियाएं कैसी हो, संस्थाएं कैसी हो हमारी, उन पर ध्यान केंद्रित करता है। इनका मूल्यांकन तार्किक तर्क और साक्ष्य के आधार पर करता है। तार्किक तर्क के आधार पर करता है मतलब क्वेश्चनिंग करता है, और जो भी साक्ष्य होते हैं, जो भी सबूत होते हैं, उनके आधार पर वो उनका मूल्यांकन करता है। उद्देश्य क्या होता है इनका दोनों का, राजनीतिक चिंतन का उद्देश्य राजनीतिक विषयों को समझना, विचार विमर्श करना और बहस करना है। यह नए विचारों और दृष्टिकोणों को जन्म दे सकता है। जबकि हमारा राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, राजनीतिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना, इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। उसका क्या था, राजनीतिक विषयों को समझना, विचार विमर्श करना और बहस आदि करना उसका उद्देश्य था। इसका क्या है, राजनीतिक व्यवस्थाओं को, संस्थाओं को, प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है। सिफारिशों और नीति विकल्प प्रदान करता है। ये क्या करता है, सिफारिशें प्रदान करता है, बहुत सारी रिकमेंडेशंस प्रदान करता है, नीति विकल्प प्रदान करता है, जो अधिक न्यायपूर्ण और समान और प्रभावी शासन को प्रोत्साहित करते हैं। पद्धति देख लेते हैं दोनों की पद्धति क्या क्या है। राजनीतिक चिंतन क्या करता है, विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करता है, जैसे कि दार्शनिक विश्लेषण, दार्शनिकों ने क्या क्या किस किस तरह का विश्लेषण किया है। ऐतिहासिक तौर पर अध्ययन करता है, ये इतिहास का अध्ययन करता है, इतिहास में चीज़ें कैसी कैसी रही हैं। तुलनात्मक राजनीति के पर अध्ययन करता है, तुलनात्मक राजनीति मतलब दो तरह की चीज़ों को लेकर उनकी तुलना करता है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान को आदि को ये पढ़ता है और उसके अकॉर्डिंग उसका मूल्यांकन करता है। जबकि राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, अधिक व्यवस्थित और तार्किक पद्धतियों का उपयोग करता है, जैसे कि तार्किक विश्लेषण, आर्थिक मॉडलिंग, सांख्यिकीय विश्लेषण आदि। सांख्यिकीय विश्लेषण मतलब आंकड़े वगैरह देखता है इसमें ये, आर्थिक मॉडलिंग देखता है, उसकी इकोनॉमी कैसी है, आर्थिक तौर पर कैसा है। तार्किक विश्लेषण मतलब तर्क के आधार पर, क्वेश्चनिंग के आधार पर वो उस चीज का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आई थिंक हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। प्लेटो के न्याय का सिद्धांत क्या था उसके बारे में हमें बताना है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन में सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक है। क्यों? क्योंकि यह न्याय की प्रकृति, सद्गुणों का महत्व और एक आदर्श राज्य की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण विचार प्रदान करता है। क्यों? न्याय की प्रकृति के बारे में बात करता है, सद्गुणों का महत्व बताता है, एक आदर्श राज्य की संकल्पना के बारे में, संरचना के बारे में महत्वपूर्ण विचार देता है या उसके बारे में बताता है। इसके मुख्य तत्व क्या क्या हैं वो देख लेंगे हम जरा। मुख्य तत्व क्या क्या है इसके? न्याय एक गुण है, व्यक्ति का नहीं। ये राज्य का एक गुण है, व्यक्ति का एक गुण नहीं है। व्यक्ति न्याय नहीं कर सकता, राज्य इसमें न्याय करता है। वो चीज इसमें बताई गई है, राज्य का एक गुण है, व्यक्ति का नहीं। ठीक है। दूसरा आता है हमारा, न्यायपूर्ण व्यक्ति अपनी आत्मा के 3 भागों तर्कसंगत, उत्साही और भूखी के बीच संतुलन बनाए रखता है। दूसरा आता है हमारा, न्यायपूर्ण राज्य 3 वर्गों में विभाजित होता है। न्यायपूर्ण राज्य कौन कौन से 3 वर्गों में विभाजित होता है? दार्शनिक राजा,
सैनिक और किसान। यहाँ पर दार्शनिक राजा जो कि एक ही वर्ग है ये दोनों, इसमें दार्शनिक भी होते हैं और राजा लोग भी होते हैं। ठीक है, दार्शनिक, सैनिक और किसान, ये 3 वर्ग होते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का अपना विशिष्ट गुण होता है, जिसमें कि जो कि राज्य में योगदान करने के लिए अपने उन गुणों का यूज करते हैं। अपने अपने जो भी काम है, गुणों का, एटलीस्ट गुणों का मतलब यहाँ पर काम से होता है, अपने अपने कामों को 100% करने की कोशिश करते हैं। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण योगदान इस प्रकार है। नैतिकता और राजनीति के बीच संबंध ध्यान केंद्रित करता है संबंधों पर। किस पर? नैतिकता भी होनी चाहिए और राजनीति भी होनी चाहिए। उन दोनों के बीच में जो संबंध है, नैतिकता और राजनीति के बीच में जो संबंध है, उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, उस पर ये ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा है सद्गुणों के महत्व पर बल देता है। सद्गुणों का क्या क्या महत्व हो सकता है, वो कैसे कैसे हमारे लिए बेनिफिशियरी हो सकते हैं। यदि किसी में अच्छे गुण हैं तो वो चीज़ें कैसे कैसे बेनिफिशियरी हो सकते हैं, कैसे कैसे उनसे लाभ कमाया जा सकता है, उस पर बल देता है। तीसरा आता है एक आदर्श राज्य के मॉडल प्रदान करता है। ये आई थिंक हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हालांकि इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं हर चीज़ के, जैसे कि प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बेनिफिट होते हैं, तो उसी तरह से कुछ नुकसान भी होते हैं, मेरिट एंड डिमेरिट होते हैं। इसमें नुकसान क्या है? स्त्री पुरुष असमानता को न्याय संगत ठहराता है। ये क्या कहता है? स्त्री पुरुष में जो असमानता है वो न्याय संगत है, वो सही है, इतना होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, स्त्री पुरुष को समान नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ये कहता है। दूसरा क्या है? दार्शनिकों के शासन में अत्यधिक विश्वास रखता है। दार्शनिक जो लोग होते हैं, जैसे प्लेटो, अरस्तु वगैरह, इस तरह के जो दार्शनिक हैं, उनके शासन में उनको शासन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अधिक बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिशाली होते हैं, उनमें ज़्यादा दिमाग होता है। उनके शासन को अत्यधिक विश्वास करता है उनके शासन में, क्योंकि खुद भी ये एक दार्शनिक ही था, तो उस वजह से भी हो सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ये सीमित करता है। व्यक्ति को सीमित तौर पर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता उसको नहीं होनी चाहिए। उसके बहुत सारे अधिकारों का ये हनन की पैरवी करता है। आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। प्लूटो के आदर्श राज्य की संकल्पना का हमें वर्णन करना है और उसका मूल्यांकन भी करना है, उसके बारे में बताना है ये चीज़ सही है या नहीं है, उसके मेरिट डिमेरिट्स क्या क्या हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। उसका आदर्श राज्य क्या था? राजनीतिक दर्शन में सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली विचारों में से एक था, जैसा कि हमने भी पिछले क्वेश्चन में भी देखा। उसके बारे में बात करते हैं। ये क्या था? ये उसके एक संवाद में प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि जहाँ सुकरात और अन्य दार्शनिक क्या कर रहे थे? न्याय, शासन और एक अच्छे समाज की प्रकृति पर चर्चा करते हैं। उसका नाम क्या था उस संवाद का? रिपब्लिक नाम से उसने वो संवाद प्रस्तुत किया। और इसके आदर्श राज्य की मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं थोड़ी थोड़ी। वही हैं जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करी हैं, वही विशेषताएं हैं इसकी। 3 वर्गों में विभाजन किया गया है। पहला है दार्शनिक और राजा का वर्ग, दूसरा है सैनिक का वर्ग और तीसरा है किसान और शिल्पी का वर्ग, यानी मजदूर वर्ग जिसको हम कह सकते हैं। इसको हम मजदूर वर्ग भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या बताया इसने? प्रत्येक वर्ग का अपना विशिष्ट गुण होता है, जिसके हिसाब से उसको राज्य में योगदान देने के लिए अपने गुणों का उसे उपयोग करना चाहिए, या वो अपने गुणों का उपयोग करता है। दार्शनिक और राजा ये क्या होता है? शासन करते हैं। क्यों? क्योंकि वे सबसे बुद्धिमान होते हैं और सबसे ज़्यादा गुणवान होते हैं। इन लोगों में बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, बाकी किसी में इनके बराबर दिमाग नहीं होता, इसलिए इनको राजा होना चाहिए, ऐसा वो कहता है। दूसरा है सैनिक क्या करता है? राज्य की रक्षा करता है। ठीक है भाई, सैनिक राज्य की रक्षा ही करता है, बट जो लोग सैनिक है वो राज्य की रक्षा ही करेंगे, उनके आने वाले ऑफिसर से भी राज्य की रक्षा ही करेंगी। इस चीज़ के बारे में वो नहीं बताता। वो कहता है सैनिक का काम सिर्फ राज्य की रक्षा करना है। यदि उनमें से कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी होता है तब भी वो राजा नहीं बन सकता, उसमें बेशक से राजा बनने के सारे गुण क्यों न विद्यमान हो। तीसरा आता है किसान और शिल्पी। ये क्या करते हैं? भौतिक आवश्यकताओं यानी कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। छोटे मोटे काम करते हैं, खेती करेंगे, मजदूरी करेंगे और बाकी छोटे मोटे बेसिक काम करेंगे, उनको ये ही लोग पूरा करेंगे।
सामान्य स्वामित्व और सामान्य भोजन, इन दोनों के बारे में बात करता है। क्या कहता है? शासक वर्ग संपत्ति का निजी स्वामित्व नहीं रखता है, शासक वर्ग के पास निजी संपत्ति नहीं होती है और सभी नागरिक सार्वजनिक भोजन कक्षों में भोजन करते हैं। सभी नागरिकों को क्या है, उनके एक भोजन कक्ष बनाए गए, सार्वजनिक भोजन कक्ष, एक तरह से भंडारा की तरह मान लीजिए, वहीं पर आकर वो लोग भोजन करते हैं। शिक्षा प्रणाली की बात की गई है इसमें। राज्य इसमें क्या करेगा? शिक्षा प्रदान करेगा। जब सब कुछ राज्य के पास होगा वो राज्य शिक्षा प्रदान करेगा। नागरिकों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर दिया जाएगा, वो गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर दिया जाएगा, बट गुणों को डिसाइड कौन करेगा, किसमें क्या गुण है क्या नहीं, वो भी राज्य ही डिसाइड करेगा। या फिर कह लीजिए कि जो दार्शनिक और राजा वाला वर्ग है वही इस चीज को डिसाइड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? महिलाओं की समानता। यहाँ पर महिलाओं की समानता की कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई, थोड़ी बहुत इसमें बात की गई है। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने और राजनीति में भाग लेने का अधिकार है, बट इसमें यह भी कहा जाता है कि महिलाओं और पुरुषों में जो असमानता है, जो असमानता विद्यमान है वो सही है, ऐसा ही होना चाहिए, ये भी इसमें कहा जाता है। इसकी कई सारी आलोचनाएं भी हुई। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ आती है जब दुनिया के सामने रखी जाती है, दुनिया के पटल पर रखी जाती है, तो उसमें बहुत सारी कमियां भी होती हैं जो कि प्रस्तुत करने वाले को अक्सर नहीं दिखाई देती हैं। वही चीज़ यहाँ पर होती है। इसमें क्या होता है? इसकी आलोचनाएं होती हैं बहुत सारी। कौन कौन सी देख लेते हैं। अवास्तविक है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। वास्तविकता में ऐसा करना संभव नहीं है, ऐसा करना असंभव है। दूसरा आ जाता है असमानता। ये जो स्त्री पुरुष में जो असमानता को लीगल ठहराता है, जो कहता है कि स्त्री पुरुष में जो असमानता है वो विद्यमान है, वो ठीक है, उसको कम नहीं किया जाना चाहिए, वो चीज़ क्या करती है? वो दासता को थोड़ा सा बढ़ाती है, दासता को बढ़ाती है। जब इन दोनों में असमानता रहेगी तो क्या होगा? एक समय पर स्त्रियों को एज अ दास की तरह उन्हें ट्रीट किया जाने लगेगा और दासता इससे बढ़ेगी, दासता का चलन इससे बढ़ेगा। अनैतिक है। यह क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लोकतंत्र में असीमित स्वतंत्रता होती है कुछ मुद्दों को छोड़कर, ये चीज यहाँ पर नहीं होती। राज्यों को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देता है, जिस कारण ये जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसने सीमित कर दी तो राज्य को क्या हो गया? बहुत ज्यादा शक्ति इसमें मिल जाती है। तो यहीं तक ये चीज है। आज की क्लास हमारी यहीं तक। आई होप आप सबको समझ आया होगा। इसके यदि आपको पेड नोट्स चाहिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए। आई होप ये वीडियो आपको एग्जाम में थोड़ी हेल्प करे।